चलिए तो देखिए सवाल नंबर 1, इसको कैसे करेंगे बताइएगा। पहला नंबर कैसे करेंगे भाई, ये देखिए पहला का सवाल का आंसर करते हैं। ये देखो इसको दो भाग में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को दो भाग में बांट दें। तो पहला नंबर आई क्या है भाई देखिएगा, तो आप लिख सकते हैं -π/2 से π/2 और यहाँ पे आप x² dx, और यहाँ से एक और बात आप कर सकते हो -π, दूसरे डिवाइड किसको करेंगे, हाँ तो -π/2 से π/2। ln का मतलब क्या होता है सर, लॉग होता है, कितना बेस पर, e बेस पर। तो ln क्या हो गया, पाई प्लस x बटा पाई माइनस x और क्या dx, राइट। अब क्या करिएगा, अब आप इस दो भागों में इसको सोचिए। x² क्या है सर, इवन फंक्शन, x² क्या है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन अगर होता है -a से a, तो आप इसको लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a क्या है यहाँ पे π/2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं x² dx। और मैंने कई बार बताया है कि ये जो फंक्शन है बड़ा ही रोचक फंक्शन है ये हमेशा कैसा फंक्शन, और एक फंक्शन बताए थे log ऑफ x प्लस √1 प्लस x², ये भी क्या और log ऑफ 2 - 3 sin x बटा 2 + 3 sin x, ये भी कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। नेचर पकड़ के रखना है भाई, x³ y = x³, पावर ऑड तो ऑड बनो ना, ऐसे ही ऑड हो गया वो। साइन पर पावर 11x ऑड x, साइन टू द पावर 7x ऑड x, कॉस टू द पावर 7x ऑड फंक्शन, रॉन्ग। कॉस टू द पावर 7x, कॉस अपने आप में इवन है तो उसका पावर कुछ भी लगा लो, थोड़े ना माइनस हो जाएगा। इवन मतलब कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, राइट। और इसका पावर अगर हम लगा दें ऑड भी 11 भी, तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, प्लस रहेगा ना सर। यानी अगर आप f माइनस थीटा करते हैं तो वो f थीटा आता है, और वही थीटा को अगर हम x कह लें तो f माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा fx। मतलब ये तो इवन का कंडीशन है, यानी ये इवन फंक्शन है, तो इसके किसी भी पावर के लिए आप चले जाओ, क्या भाई इसका रिजल्ट भी कैसा फंक्शन, इवन। लेकिन ये हमेशा ऑड, और ऑड फंक्शन अगर ये हो, ये ऑड फंक्शन है सर, और ये ऑड फंक्शन है, तो आप कह सकते हैं -a से a में क्या है। यानी देखो सवाल कितना भारी भरकम है, सीधे आंसर कर लिए। x² का होता है x³ बटा 3, और ये हो जाएंगे 0 से π/2, सिंपल सा आंसर होगा। यहाँ से π/2 रख दोगे आप, तो π/2 का पावर 3, और बटा में क्या 3, और माइनस में अगर आप x के स्थान पे लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, डिवीजन करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा हो गया 2 टाइम्स, देखिएगा ये हो जाएगा π³ बटा 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 3 जा कितना होता है सर 24, ठीक है। तो ये हो गया यानी 2 × π³ बटा 24, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 12 बार में, 12 टाइम्स कट गए, ये 12 टाइम्स, यानी हमारा आंसर हो गया π³/12। बड़ा ही प्यारा सा आंसर, आप इसको लिख लीजिएगा, जो नहीं बनाए उसको आप लिख लेंगे जल्दी से। अगला सवाल को समझिएगा जरा ध्यान से, देखो बड़ा ही इजी सवाल। इस सवाल को करने के पहले सेकंड को हो गया ना भाई, ठीक ठाक। हाँ चलो, क्वेश्चन तो तुम्हारा इंडेफिनिट का है, तो इंडेफिनिट का क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाद में, क्लियर। पहले इसको कर लो। तो देखो ये जो सवाल नंबर 2 देख रहे हैं सर, इसको करने के पहले एक कंसेप्ट समझिए। जैसे मॉडुलस का डर आपके अंदर बना हुआ है, तो डर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे, एंड बिलोंग्स टू केसी सिन्हा बुक, 0 से पाई cos x का मॉड dx। देखिए एक सवाल है छोटा सा, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, मॉड cos x dx क्या होगा। बड़ा ही इजी और कंसेप्चुअल सवाल। तो कहते हैं कि कभी भी मॉड हो तो वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हिंदी में आप कह रहे थे क्रांतिक बिंदु। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, 0। इसको 0 करेंगे तो देखो तो cos 0 कितना डिग्री पे होता है, 90 पे, तो x = पाई बाई। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वैल्यू
अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो अलग हो जाएगा। बात को समझिए। हाँ, तो देखो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि π/2 के अलावे 3π/2 पर भी ये क्या हो जाता है, 0 होता है। 5π/2 पर भी ये 0 होता है। लेकिन आप देख लो 3π/2 अगर आप करते हो, x का वैल्यू लेते हो तो 3/2 कितना होता है सर, 1.5, यानी ये 1.5 पाई हो गया। और देखो तो पाई मीन्स 1 पाई, पाई मीन्स 1 पाई, और 1 पाई से बड़ा है 1.5 पाई। इट मीन्स कि ये हमारे लिमिट से बाहर है और हमें इंडेफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो करना होता है वो लिमिट के अंदर करना होता है। एक हम सवाल और लेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो क्या करिएगा बताइए। देखिए यहाँ पे आप करेंगे दो तरह की बातें होंगी। एक होगा 0 से π/2, मतलब अगर ये समझने के लिए a है तो ये मेरा क्या है b, और बीच में जो आ गया वो कौन है, c। आप इसको ग्राफिकली समझिए कि ये मान लो यहाँ a से b में एक नया पॉइंट आया है क्या, c। तो हम करेंगे पहले a से जाएंगे c और तब जाएंगे c से क्या, b। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 से π/2 cos x का मॉड बोलोगे, और प्लस फिर से अगला पार्ट क्या होगा, अगला पार्ट क्या होगा, यहाँ हो जाएगा π/2 से पाई cos x का मॉड, राइट। अब देखो यहाँ से देखना है कि 0 से π/2 एक अच्छा विद्यार्थी कभी भी π/2 के बीच में रखेगा नहीं। वो बोलेगा कि 0 से π/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रथम चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सारे चीज क्या होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव, और जब cos पॉजिटिव तो मॉड हटाएंगे तब भी क्या, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स हमारा एक नॉर्मल सा होगा 0 से π/2 यहाँ पे cos x dx, राइट। और उसी तरह से आप यहाँ देखोगे कि π/2 से यहाँ π/2 हो गया 90 हो गया, और ये पाई हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 से π/2 से पाई, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है। और सेकंड में आप पढ़े हैं कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग सारे क्या, नेगेटिव। इट मींस कि यहाँ पर जो है इसका ये नेगेटिव होंगे कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होंगे, रखने की जरूरत बीच में वैल्यू नहीं है। और अगर वो अंदर में नेगेटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव है, तो हम बताते हैं कि मॉड हटाते हैं तो उसके पहले भी क्या लगा देते हैं, ताकि माइनस माइनस बन पाए क्या। आज समझ आया तुम्हें, ओके। तो यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ होगा माइनस, और इसको बना देगा पल बाहर आके क्या, माइनस। तो ये हो जाएंगे π/2 से पाई। अब ये नॉर्मल सा cos x नहीं था, ये माइनस cos x था, बाहर ले लिया माइनस, राइट। अब देखो तो दोस्त cos का इंटीग्रेशन साइन, कहाँ से कहाँ सर, 0 से π/2, और इसका फिर से क्या सर, साइन π/2 से क्या, पाई। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बनाया जा सकता है अगर एग्जामिनर चाहा कि हम तुमको अच्छा कंसेप्ट पूछें तो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो साइन 90 होगा 1, लोअर लिमिट साइन 0 0। फिर अपर लिमिट रखेंगे आप तो साइन पाई का मान, मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, मतलब एक्स एक्सिस पर किसमें रट लीजिए, साइन में और टैन में। एकदम याद कर लीजिए इस बात को, साइन में और टैन में हमेशा एक्स एक्सिस पे अगर कोई एंगल आ रहा हो तो उसका साइन निकालें या टैन निकालें। हम पूछें साइन 1000 पाई का वैल्यू क्या होगा, आंसर 0। साइन 1001 पाई का वैल्यू क्या होगा, आंसर 0, राइट। 1000 पाई कहाँ पे होगा, गौर करना, यहाँ से यहाँ पाई बोलते हो, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। अब 4 पाई नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे इवन पाई, 5 पाई, ऑड पाई, 6 पाई, बोलो बोलो बोलो, 7 पाई, ऑड पाई, 8 पाई, राइट, 9 पाई, ऑड पाई। तो 1000 पाई, 1000 पाई, इवन पाई। और फिर भी एक्स एक्सिस पे यानी इसका वैल्यू क्या सर, 0। साइन पाई भी 0। अब सोचो ये 11th का चीज है, तुमको लग रहा होगा कि गुरुजी पढ़ते तो और चमत्कार होता, राइट, क्या भाई। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब बोर्ड दे दो तो साइड से भी हम तुम्हें जनरल बात बताएंगे,
जो आगे तक SSC तक काम आता है, जनरल कंपटीशन भी आगे बच्चे करते हैं 12 बाद, तो वहाँ भी तुम्हें फायदे होंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे क्या करेंगे, -0, लोअर लिमिट sin 90 का मान फिर से क्या 1, और यहाँ पे देखना ये हो गया 1 और माइनस माइनस क्या हो गया +1, यानी हमारा आंसर हो गया 2। यानी बड़ा ही प्यारा सा आंसर था। आप चाहें तो इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए, इसको जरूर लिखिए, क्योंकि छोटा सवाल है पर बड़ा ही प्यारा सवाल है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, mod x इंटीग्रेशन ऑफ mod x -1 to 2 dx, राइट। एक इजी सा सवाल है। और एक सवाल और मैं राइट साइड ले रहा हूँ भाई, एक सवाल और ले रहा हूँ राइट साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x स्क्वायर का मॉड है ये, 1 - x स्क्वायर का मॉड और -2 से 2 तक। ये छोटा छोटा मॉड की कहानी आप अगर कर लेते हो तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हैं। तो आप इसको सोचिए, जरा सा सोचिए इसको। 5/2 राइट, सही है, 5/2। समझिए इसको जरा ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मॉडुलस के अंदर वाले एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंदर के वाले को 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया सर। अब देखोगे कि हमेशा 0 जो होता है इन दोनों के बीच ही आएगा, क्लियर। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 mod x dx, इसको हम दो टुकड़ों में बांटेंगे। चूंकि -1 a से b था तो एक नया पॉइंट आ गया c, तो अब कहानी चलेगी a से c तक और फिर c से b तक। मतलब हम लिखेंगे -1 से 0 तक और फिर 0 से 1 तक। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, mod x dx यहाँ भी और mod x dx यहाँ भी। क्लियर है क्लियर भाई। अब यहाँ सोचो, अब ये तो वैल्यू निकालनी ही है हमें, ठीक है। अब इधर सोचना है, -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप x के स्थान पे कंसीडर करते हैं, मानते हैं, लेते हैं, सपोज करिए -1 और 0 के बीच हम एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लें, हाँ -0.5, ठीक है। और -0.5 अगर यहाँ रखते हैं तो अंदर में तो नेगेटिव आ रहा है, एक ही वो है, खुद x है केवल, पूरा थोड़ी ना सॉल्व करना है, तो वो नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव आता है तो मॉड हटाते हैं तो उसके पहले नेगेटिव लगा देते हैं, बाहर भी क्या लगा देते हैं, तब तो वो बन पाएगा प्लस। रीजन समझ आती है क्या दीपक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -xt, क्लियर। उसी तरह से mod x 0 और 1 के बीच में रखो, कोई भी वैल्यू प्लस में ही होगा, 0.5 यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में ही, यानी 0 से लेकर 1 तक। बताओ -x तो बाहर चला जाएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x², बाहर माइनस रहने दो और अंदर में लिमिट रखेंगे -1 से 0। ये देखो लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। उसी तरह से x का क्या होता है सर, x²/2 और फिर क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या कर दो, 0 रख दो, अपर लिमिट रखोगे ये 0 बनेगा और लोअर लिमिट रखोगे -1 का स्क्वायर +1 होगा क्या, यानी +1 ही हो जाएगा और बटा 2 हो गया, और बाहर में क्या लगा है माइनस। यहाँ भी देखिए सर, अपर लिमिट रखोगे अगर आप तो 1 का स्क्वायर 1/2 होगा और लोअर लिमिट क्या घटेगा 0। अब यहाँ देखिए माइनस हाफ आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 और यहाँ भी +1/2 और 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 1, मतलब 2 ठो 1/2, ऐसे भी 2 टाइम्स 1/2 लिख सकते हैं,
2 इंटू कट गया, यानी हमारा आंसर क्या चला आया 1। बड़ा ही प्यारा आंसर। आप रोहित चेक कर लेंगे कहीं पे कैलकुलेशन गलत। 0 से 2 होगा ना सेकंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने लिमिट गड़बड़ ले ली है दोस्तों, यहाँ ध्यान दे थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा लेना चाहिए 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर है। तो 0 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक तो सही है। अब शायद रोहित का भी सही हो जाए। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4/2 केवल 2 होगा ना, केवल 2 होगा। तो यहाँ हाफ हो गया और यहाँ 2 हो गया, एंड यू आर राइट हियर। ओके, माई मिस्टेक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ध्यान से समझिए। तो यहाँ से 2 2 जा एलसीएम लेंगे, 4 और 1 5/2। यही सवाल का आंसर है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो कभी कभी आंसर ऐसे ना देके डिवाइड कर लेता है, तो ये भी कह सकते हैं आपके आंसर है 2.5। क्लियर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.5। क्लियर, तो लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 - x² का मॉड है। सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट। यस, तो सबसे पहले निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या लिखते हैं आप, अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्या करते हैं 0, यानी x² 1 और यहाँ से x का वैल्यू ±1, राइट। यानी x का 2 वैल्यू आ जाएगा 1 और -1। क्लियर। अब हमारा देखो -2 से 2 के बीच में, ग्राफ पे समझिएगा, यहाँ पे -2 से 2 के बीच में हमारा 2 वैल्यू आया है। एक आया है -1 जो कि -2 से बड़ा है, इसलिए राइट लिखे। और दूसरा क्या आया है सर 1 जो कि 2 से पहले है। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 से -1, फिर -1 से 1 और फिर 1 से 2। क्लियर, समझिएगा भाई, कुछ बुझा रहा है। ओके, एक थ्योरम बताए थे, एक प्रॉपर्टी बताए हैं, ए से बी। पहले लिख देते हैं, ये लोग क्लास छोड़ोगे तो ऐसे ही फायदा होते रहेगा। तो इसको परफेक्ट dx ए से सी, मन से लेते हैं एक सी, और सी से फिर कहाँ बी। जो सी क्या होता है, ए और बी के बीच होता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमारा जो आई होगा वो क्या हो जाएगा, अब मनु समझो ध्यान से भाई। यहाँ पे -2 से कहाँ तक जाओगे आप -1। फंक्शन नहीं बदलेगा, जैसे वैसे ही लिखते चलो। क्लियर। फिर कहाँ से कहाँ लोगे, -1 से 1, -1 से 1, फिर 1 - x² dx, और फिर कहाँ से कहाँ लीजिएगा, ये -1 से 1, राइट। और इसके बाद क्या 1 - x² का मॉड dx, कहाँ से कहाँ 1 से 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सारे का साइन जांच लेना है। साइन क्या होगा उसको आप जांच लीजिए। क्लियर, समझ रहे हैं चीज़ों को, कैसे करिएगा। तो देखिए यहाँ बस साइन देखिए, -2 और -1 के बीच में कोई एक वैल्यू सोचिए तो आप। -1.5 देखिए, सोच लिए -1.5, बिहारी भाषा में बोले तो 1.5 आसान लगता है। -1.5, यस, यानी -1.5। तो यहाँ पे देखें आप -1.5 यहाँ रखेंगे। और अगर ये भी नहीं समझ आता तो मैं एक हिंट कर रहा हूँ, 1 - x² को ऐसे लिख सकते हो 1 + x × 1 - x। हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हो क्या, 1² a² - b² सोचो। अब इसमें रखने में थोड़ा आसानी होगी, हमें थोड़े ना वैल्यू निकालना है, हमें बस चिन्ह देखना है, साइन देखना है। साइन देखने के लिए वैल्यू पुट करते हैं, ना कि वैल्यू निकालने के लिए, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो तो आप रखोगे यहाँ कितना -1.5, सुनो तो -1.5 + 1 निगेटिव, और यहाँ पे रखिएगा तो 1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना 1. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और नेगेटिव गुना पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अंदर में क्या मॉड हटाएंगे तो क्या नेगेटिव, यानी यहाँ पे माइनस लगा देंगे यहाँ पे, राइट। अब -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू रख दें, 0 रख दें, 1 + 0 1, और 1 - 0 1,
1 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव अंदर में पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, मतलब जैसे वैसे ही रह जाएगा। राइट, समझ गए भाई। तो ऐसे ही आप नहीं सीखे तो भाई जीवन आपका बेकार है। इतना छोटा बात को हम तोड़ के बता रहे हैं, अब तो सीख जाना चाहिए भाई। क्लियर? अच्छा, फिर आइए 1 और 2 के बीच रख दीजिए 1.5, हाँ 1.3 देखिए जो है। अच्छा, इनको मेरा वाला 1.5 नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.3, 1.3। अच्छा सर 1.3, 1 में 1.3 को ऐड करोगे आप, कितना मिलेगा 2.3। पूरा मत बोलो, बोलो पॉजिटिव। क्या बोलोगे? वैल्यू मत बताओ हमें, पॉजिटिव। और 1 में घटा 1.3, बोलो सॉरी भाई, निगेटिव। यहाँ पर क्या नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या, यानी इसके पहले लगा देंगे क्या। अब आप लोग खुद बताएं, इसके आगे हमें करना चाहिए आपको करना चाहिए? मॉड हटाना मेरा काम, आगे का आप कर लेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा छोटा सा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, बहुत आसान है। मॉड में तो और हम इसको ब्रेक करके दिए हैं ऑलरेडी। 0 से 6 लिमिट है, 0 से 6, 0 से 6। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड के अंदर x-1, x-2, x-3, x-4, और ऑलरेडी ये क्या है मॉड लगा हुआ। क्लियर? ये हम खुद सवाल निर्माण किए थे, और ऐसा सवाल किताब में भी मिलता है, अच्छे बुक पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सुनो, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 चला जाएगा क्या, यानी इसी को कोई गुना कर करके मल्टीप्लाई करके 4th पावर का एक व्यंजक बना सकता है, एक्सप्रेशन बना सकता है, 4th डिग्री का एक पॉलिनोमियल बना सकता है। क्लियर? तो आपको उतना से कोई मतलब नहीं है। आप केवल क्या देखिए, सबसे पहला काम जब कभी भी मॉड देखें, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या निकालो? और बोलो यार, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर? क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, x-1, x-2, अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्या कर दो भाई, 0 कर दो। तो इसको मैंने 0 किया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, 2, 3, 4। ठीक है। अच्छा, पिछला वाला जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारा घर पे बना लीजिएगा, टास्क है, याद है ना बात? ठीक है, तो थोड़ा सा लेकिन फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1, 2, 3, 4। अब 0 से लेकर के 6 के बीच में ही ये सारे वैल्यू दौड़ रहे हैं, राइट। यानी इसको अगर हम लाइन पे समझना चाहें तो ये मेरा एंड पॉइंट है 0 का, और ये अंत पॉइंट है 6 का, और इसके बीच में 1, इसके बीच में 2, इसके बीच में 3, और इसके बीच में 4। यानी हम चलेंगे 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 6, बस काम खत्म। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा आई होगा 0 से 1, फिर 1 से 2, पूरा जगह भी नहीं है, समझ ही रहे होंगे आप। 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और 3 से, बस मैं लिख दे रहा हूँ। मान लो कि ये समझने के लिए पूरा ये जो पूरा क्वांटिटी है उसको हम नाम दे दे रहे हैं fx। क्लियर? हम बस बाहर में साइन लिख देंगे कि fx का वैल्यू पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, बस हम साइन लिखते हैं। देखो यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो fx है वो क्या है, x-1, x-2, x-3 और x-4, यही है मेरा फंक्शन। बोलिएगा, यहाँ पे अगर आप रखते हैं 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, मान लो 0.5 रखते हैं, तो ये नेगेटिव मिला, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 4 बार नेगेटिव गुना हो रहा है, 2 बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पे साइन केवल क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। समझ जाइएगा ना, पूरा पूरा लिख देना है पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर? उसके बाद बीच में प्लस। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे आप रखेंगे, यहीं पे रख दीजिए, है ना। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 रखेंगे, 1.5 में 1 चला गया पॉजिटिव, 1.5 में 2 चला गया नेगेटिव, 1.5 में 3 चला गया नेगेटिव,
1.5 में 4 चला गया नेगेटिव, नेगेटिव 3 टाइम्स आया है भाई, 3 बार, मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे था पॉजिटिव, मतलब फाइनली नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा दोस्त, नेगेटिव, राइट। अब यहाँ प्लस, फिर देखिएगा आप रखिएगा 2 और 3 के बीच, मान लो वो 2 और 3 के बीच 2.5, 2.5 में 1 चला गया पॉजिटिव, 2.5 में 2 चला गया पॉजिटिव, 2.5 में 3 चला गया नेगेटिव, 2.5 में 4 चला गया नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव गुना पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या मन्नू, हैव यू एनी प्रॉब्लम? यानी पूरा पॉजिटिव। अभिमन्यु अपने दुख का कारण स्वयं है, नोबडी इज, क्या राइट, सही बोल रहे हैं ना? ओके ठीक है, हाँ नींद आएगा एग्जाम हॉल में, मतलब समझिए कि समझ रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, ओ फिर भी गड़बड़ है, अच्छा कोई बात नहीं विकास। अब देखो 3 से 4 में कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, 3 से 4 में 3.5 हैं, ठीक है, तो 3.5 रखेंगे, बड़ा अच्छा वैल्यू हम लोग लेते हैं एकदम 0.5 वाला, मीन्स समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ 3.5 में 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हम तो मन में देख लेंगे धड़ाधड़, और ये नेगेटिव, रिजल्ट क्या, यानी नेगेटिव। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये गुना का इंटीग्रेशन कैसे होगा सर, तो आप किसी एक को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप किसी एक को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्लियर, यहाँ पे आप वैल्यू लिख लेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस 3x प्लस 2, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आपको भी डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, तो आदत डालो, क्लियर। इसको डायरेक्ट कोई बताएगा, x² माइनस 7x प्लस 12, ये इसका हो गया वैल्यू। अब इसको आप बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे तो 4th पावर में पहुंचेगा, और जो 4th पावर में पहुंचेगा तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, फिर वही वैल्यू उसका। और सच बात यह है कि इतना लंबा सवाल अगर कोई देगा तो वो बहुत ही टाइम टेकन होगा दोस्त, क्लियर। इसलिए मैंने नॉलेज के लिए दिया था कि हर बार साइन रख के फील करो कि वो पॉजिटिव आता है या, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आगे आप कर लेंगे, कर लीजिएगा, आशा है, ठीक है। ट्रिक तो इसमें कुछ नहीं है, नो ट्रिक एट ऑल। हम एक सवाल और ले रहे हैं अपने साइड से, समझ रहे हो, ठीक है, एक सवाल और ले रहे हैं। पिछला क्वेश्चंस में क्या हुआ भाई, जरा सा इसको याद रखिए, थोड़ा व्यूअर्स लोगों को भी कष्ट हो सकता है। पिछला क्वेश्चंस में क्या किए हैं, एक लिमिट छोड़ दिए हैं 4 से 6, तो उसको ऐड कर लीजिए 4 से 6, ठीक है, समझ गए ना भाई, हाँ, तो हो जाता है मिस्टेक। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन ही हम लिखे हैं fx बराबर क्या था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, देखिएगा भैया, यहाँ पे क्वेश्चन था mod x -1 से लेकर 2 तक। इसका हम अभी इंटीग्रेशन पूछे थे, तो बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर्टी से बना दिए। कैसे बनाए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके, क्लियर, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाले, और क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो क्या वहाँ पे समझे आप, क्रिटिकल पॉइंट निकाले ना, तो एक 2 प्रकार का आप लिमिट लिए, एक लिए कहाँ से कहाँ, जीरो क्या था, मैं पूछ रहा हूँ जीरो क्या था, अच्छा वो क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, क्लियर, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखो बात को समझिएगा, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट था ना वो, ठीक। तो इसको हम ग्राफ से कैसे करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर जो आने वाला है वो ग्राफ यानी ग्राफ का पूरा यूज है। कल से हम लोग जबरदस्त ग्राफ का अध्ययन करेंगे, तभी एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे। पहले हमें बेसिक ग्राफ आना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं आएगा तो बेकार है पढ़ना लिखना। एरिया अंडर कर्व आप नियम जान के भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया शेड रंग नहीं पाएंगे, और एरिया पहचान नहीं पाएंगे, और एरिया आएगा कहाँ से,
बोलो भाई, ग्राफ से आएगा, सिंपल। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफिकल अप्रोच हम समझाते हैं कि इसको हम ग्राफ से कैसे आंसर कर सकते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताए थे हम? डिफिनिट इंटीग्रेशन का शाब्दिक मतलब क्या था? क्षेत्रफल, एरिया निकालना, एरिया अंडर कर्व। तो देखो इसका एरिया, पहले तो मॉड एक्स का ग्राफ अगर कोई पूछे तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, यानी इसी क्वेश्चंस को हम ग्राफ से कर रहे हैं, क्लियर। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ही ग्राफ y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे हो गया 0। अब ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया ये v शेप्ड का, v जैसा। तो हमें जो लिमिट लेना है वो कहाँ से कहाँ लेना है, -1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, तो ये -1 किसका वैल्यू है, x का, यानी x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो -1 यहाँ पे देखो, यहाँ -1 मान लेते हैं, तो ये लाइन जो है वो क्या है, y इक्वल टू -1 है ना। हालांकि y ये नहीं होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, x, चूंकि y x के जो पैरेलल होते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल टू a। क्या होता है, x इक्वल टू a। और उसी तरह से x एक्सिस के पैरेलल का होता है y इक्वल टू, जहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, a पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। अब देखो तो हो गया ये x बराबर ये -1 का ग्राफ ये हो गया, पैरेलल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल। और x इक्वल टू 2 कैसा होगा, तो यहाँ तो 1 होगा और उससे थोड़ा दूर होगा कौन, x इक्वल टू। तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है x एक्सिस मॉड x और ये वाला, ये जो एरिया घिरा है वो ये वाला घिरा है क्या, राइट। समझिएगा ये एरिया, यानी हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली ये एरिया कितना है, क्लियर। ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ये यहाँ से यहाँ कितना दूरी है भाई, 2 इकाई बोलेंगे, क्योंकि दूरी को कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, कोऑर्डिनेट माइनस ले लेंगे लेफ्ट साइड, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेंगे। और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, बोलिएगा, ये वाला डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये देखिए एक राइट एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, राइट एंगल। ये भी कैसा ट्रायंगल, और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ गुना आधार गुना, पर आपके पास आधार तो है लेकिन ऊंचाई मालूम, क्लियर। ऊंचाई रहेगा तो काम हो जाएगा। ऊंचाई मीन्स ये हाइट हमें नहीं मालूम है और इसका ये हाइट हमें मालूम नहीं है। तो एक बात मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लाइन देखो x बराबर -1 ये है लाइन, और ये जो ग्राफ है वो किसका हिस्सा है, y इक्वल टू मॉड x का, y इक्वल टू मॉड x का। तो x बराबर -1 में अगर यहाँ रख दें दोनों का, अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, प्रतिच्छेदन बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो कोई बोले कि x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू मॉड x को सॉल्व करिए, तो सिंपल सा बात है, ये -1 को यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, और -1 का मॉड भी क्या 1, यानी कह सकते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 1, क्लियर। और ये जो लंबाई है x में 1 है, x में 1 है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ -1 क्यों नहीं लिखे, यहाँ -1 क्यों नहीं लिखे, डिस्टेंस नेवर बी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में इक्वेशन में दिखाएंगे, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछता तब भी लेते। कुछ बोल रहे हैं क्या, कुछ कौन बोल रहा है, अच्छा कोऑर्डिनेट लेना है, सॉरी, हाँ सही बोल रहा है। ये नेगेटिव साइड है, देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर होगा क्या -1, 1, क्लियर, चूंकि निगेटिव साइड है। तो ये लेंथ पता चल गया कि y में, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया था 1, यानी ये लेंथ मिल गया हमें 1, क्लियर। उसी तरह से देखो ये मॉड x है और ये क्या, ये है y बराबर मॉड x का पोर्शन इधर भी आ रहा है और इधर भी, और ये है x बराबर 2। कोई फिर से बोले कि दोनों को सॉल्व करिए, y इक्वल टू मॉड x को और x बराबर 2 को, तो 2 को यहाँ सीधे रख देंगे, तो y मॉड 2 मतलब y का वैल्यू भी क्या मिल गया 2, यानी ये भी 2 मिल गया। यानी हमारा जो एरिया हो गया वो हो जाएगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया टोटल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है सर 1, और ऊंचाई कितना है 1, वो भी 1 है। और यहाँ देखा जाए तो हाफ बेस कितना है 2 और ऊंचाई कितना है 2, क्लियर। तो ये देखिएगा इन दोनों में हम हाफ कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना 1, और यहाँ 2 दूना कितना 4, 4 और 1 कितना 5, यानी 5 और बाई 2 यही सवाल का आंसर है। यानी देख रहे हो कि जो इसका एरिया आ रहा है वही पिछले क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल का मान। इससे प्रमाणित होता है, प्रूफ होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल वास्तव में क्या देता है, किसी कर्व का एरिया फ्रॉम ए लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। और इसी को आगे जाके इस लाइन को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है, और ऐसे वाले लाइन को कहेंगे कि वो एब्सिसा है। ऑर्डिनेट है मतलब वो क्या है भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे हाँ जो भी है, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्लियर? तो ठीक है, और भी हम आगे करेंगे और भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, एग्जाम में ये आ सकता है। क्लियर? ठीक है, तो आज बड़ी इतना ही यहाँ पे रखते हैं।